Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. स्टैटिस्टिक्स का अपना है आज 5th लेक्चर, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. इससे पहले हमने 4 लेक्चर लगा लिए हैं, जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स, ठीक है. उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ और जाने, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा हमने लास्ट लेक्चर में किया, ठीक है. तो हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस में पढ़ते आ रहे हैं और हमने एक प्रोसेस देखी थी या एक डेफिनेशन देखी थी स्टैट्स की, कि उसमें क्या था कि जो भी हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा है ना, उस क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग एट द एंड क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे. तो हमने यहां पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम लोग आज करने वाले हैं वो किसके बाद आएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा के, है ना. क्वांटिटेटिव डेटा जो हमारा था उसमें हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा हमने किया था. हमने इससे पहले देखा कि डेटा को हम लोग कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. 2 तरह के सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स वो वाला सोर्स जहां पे हम लोग खुद जाके या रिसर्चर खुद जाके जब डेटा को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्स. और सेकेंडरी सोर्स होता है ऑलरेडी कहीं पे वो पब्लिश्ड है, वहां पे जाके उसने वो डाटा उठा लिया रिसर्चर ने या किसी और से मांग लिया वो डाटा, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स कहेंगे. ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, उसे जाके आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं. इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा. आइए जी, चैप्टर 3 है अपना आज, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. देखिए क्लासिफिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, क्या है कि प्रोसेस है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स और क्लास अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमने करना क्या है, जो भी हमारे पास डाटा है, लाइक हमारे पास सारे के सारे डाटा में क्या है, मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, तो हमने क्या करना है, यहां से एक सिमिलर क्वालिटी के, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के, लाइक हमने मेल ले लिए कि हमारे पास मेल कितने हैं, ठीक है. फिर मेल के हमने देखी भी अप टू एज ऑफ 15, फिर उसके बाद 25, 35, 45. अब इसके आगे लिख देंगे कितने कितने मेल है. भाई यहाँ पे है 400, 450, यहाँ पे है 550, यहाँ पे है 1000, यहाँ पे है 2000. तो ये क्या, हमने क्लासिफाई कर दिया कि 15 तक की एज वाले कितने बच्चे हैं, मतलब जो मेल है वो कितने हैं, 450 हैं. फिर उसके 25 तक के 550 हैं, 35 तक के 1000 हैं, और 45 तक के 2000 है. तो हमने ये क्या किया, हमारे पास एक डाटा था, है ना, क्वांटिटेटिव डाटा था, जहां से हमने क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेल को उठाया, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक के डाटा को उठाया, उसे उसके बाद क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. तो वही चीज है कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहली बात तो वो क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में, बट अकॉर्डिंग टू किसके, सेम कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या होमोजीनियस नेचर की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कह सकते हैं. ठीक है. तो इनवर्स ऑफ द कॉर्नर, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स आइदर एक्चुअली और नोशनली in groups according to the resemblance and affinities. According to the सर्प और स्मिथ, classification क्या है, grouping of related facts into the class है. The process of classification can be compared to the process of sorting out letters and packets into a पोस्ट ऑफिस. हमने पहले वाले लेक्चर में बात करी थी, कंडेंस्ड फॉर्म होता है एक. अब कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, जब हम क्वांटिटेटिव डाटा बहुत सारा अवेलेबल है, हम उसे क्या करते हैं, छोटे तौर पर लेते आते हैं. जैसे यहां पे क्या है, मेल फीमेल चिल्ड्रन भी है अपने पास प्रेजेंट करता है ना, ये मेल फीमेल चिल्ड्रन है. फिर यहां से हमने क्या किया, मेल को उठा लिया, है ना. फिर उसमें मेल कौन सी एज के हमने देखे, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे और स्पेसिफाई होता जा रहा है ना. तो स्पेसिफाई होता जा रहा है. तो हम मान लो हमने इसमें और स्पेसिफाई कर दिया कि ये 400, 450 मेल हैं, इसमें से सब स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं, मतलब ये 15 साल तक के तो बच्चे ही होंगे ना, तो इसमें से स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं. फिर हमने इसमें से देख लिया कि कितने बच्चे जो है वो बिलो एवरेज है, या ये कह लो कि अबव एवरेज है, वो हमने देख लिया. तो क्या कंडेंस नहीं होता जा रहा, स्पेसिफाई नहीं होती जा रही है चीजें, तो हम लोग वही देखते हैं यहां पर. ठीक है. Just as in sorting out operation, all collected letters and packets are separated on the basis of common characteristic. जैसे ना पोस्ट ऑफिस में होता है, क्या होता है, जितने भी लेटर्स आए, मान लो बहुत अलग अलग जगह से लेटर्स आए, अब वो अलग अलग जगह से लेटर्स आए और अलग अलग जगह जाने भी हैं, लेकिन अब पोस्टमैन क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर जो भी एक पर्टिकुलर एरिया के लेटर्स होते हैं वो अपने पास रख लेता है, उन्हें सेपरेट कर लेता है, अपने एक बैग में रख लेगा. दूसरे एरिया के जो लेटर्स हैं, दूसरे एरिया के जो भी पैकेट्स होंगे वो क्या करेगा, दूसरे को पहुंचा देगा.
तो अलग अलग एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वहां पे वो क्या होते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं जितने भी लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज देयर डेस्टिनेशन। सिमिलरली इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या, जितने भी सिमिलर नेचर के डाटा होगा वो सब हम लोग यहां पर लेके आएंगे, ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड रिसेम्बलेंस। अब रिसेम्बलेंस का मतलब ये होता है कि सिमिलैरिटी कुछ होनी, ठीक है, उसके जैसा कुछ होना। Example, persons living in a certain locality may be classified on the basis of income groups to which they belong. Agricultural holding may be classified on the basis of their sizes and so on. Thus, in the process of classification of data are classified into various homogeneous groups or classes on the basis of similarities and resemblance. तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव डाटा होगा, उसे हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है, लेकिन किसके बेस पर, किसके बेस पर, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, या हम कह सकते हैं होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक या ग्रुप या फिर क्लास के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट करके हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के, क्या है, टू कंडेंस। कंडेंस क्या होता है, कुछ शॉर्ट बना देना, है ना। कोई बड़ी चीज है, उस बड़ी चीज में छोटे 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 छोटी चीज निकालते 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 इतनी सी चीज निकल गई, तो इतने बड़े डाटा में से हमारे पास क्या निकला, इतना सा पॉइंट निकला, तो ये क्या कंडेंस्ड फॉर्म है ना। द कंडेंस द मास ऑफ डाटा इन सच ए वे दैट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिकम वेरी क्लियर। तो कैसे होना चाहिए, हम लोग कैसे कंडेंस करें, कैसे शॉर्ट बनाए अपने क्वांटिटेटिव डाटा को, ताकि क्या होता है हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, जितने भी सिमिलैरिटीज हैं या डिससिमिलैरिटीज हैं वो बड़ी इजीली क्लियर हो सके। तो इस तरह से हम लोग जो क्लासिफिकेशन है उसकी मदद लेके हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। फिर है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपेयर कर सकते हो, टू मेक द डाटा कंपेरेबल। ऑब्वियस चीज है, हमने देखा कि मेल कितने हैं, हमने देखा फीमेल कितने हैं, हमने देखा चिल्ड्रन कितने हैं, तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि फीमेल ज्यादा, चिल्ड्रन ज्यादा या मेल ज्यादा, है ना। फिर टू पॉइंट आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डाटा एट ए ग्लांस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, लाइक आपने रिसर्च करनी है किस पे, चिल्ड्रन पे, तो आप चिल्ड्रन देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक इतने बड़े ग्रुप में मेल भी हैं, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी हैं, लेकिन आपने क्या करना है एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन पे आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है। तो आपके पास एक तो डाटा अवेलेबल है, अब आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि हमारे इस पूरे डाटा में से हमने क्या करना है, चिल्ड्रन पे रिसर्च करनी है, कितने चिल्ड्रन पे करनी है, हम लोग और कंडेंस कर सकते हैं इसे। तो ये सारी चीजें हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की मदद से कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो है वो यहां पर हेल्प अपने बहुत ज्यादा करता है। फिर है टू प्रेजेंट द डाटा इन ए ब्रीफ फॉर्म, बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में होता है। टू एनेबल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा कलेक्टेड, बिल्कुल होता है। हम इसके बाद अगर डाटा को जब इस तरह से कलेक्ट करके, क्लासिफाई करके, प्रेजेंट करके उसे एनालाइज करने की बारी आती है, तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे मीन, मीडियन या फिर मोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्पर्शन हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, हम लोग इन सभी जो मेथड्स हैं इनकी मदद से हम लोग उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या, टू मेक डाटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। तो हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जो भी अपने पास डाटा है, मान लो ये अपन वही एग्जांपल लेके चलते हैं, मेल हो गया, फीमेल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ये सारा क्या है, ये ऐसे भरा हुआ है। हम लोग ने क्या किया, इसे एक टेबल फॉर्म में बनाया और हमने देखा मेल कितने, फीमेल कितने, चिल्ड्रन कितने, यहां पे लिखा, उसकी एज वाइज भी लिख लिया। तो ये क्या एक सिंपल फॉर्म में बन गया, है ना, और बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। कई बार ये जब हम लोग टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं ना, तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत इजीली हमें समझ में आने लगती हैं चीजें कि हाँ भाई इस डाटा में कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट वो है, मतलब ऑल क्लियर हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की मदद से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कैसे कैसे क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। एक तो है पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए वर्ड पे जाइए, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, स्पेटिकल, एक सेकेंड, स्पेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग जब ज्योग्राफी के बेस पे, लोकेशंस के बेस पे हम लोग जब क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किन चीजों को, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस आइटम्स। लाइक मैं डाटा कलेक्ट करूं हिसार के बेस पर, सिरसा के बेस पर, रोहतक के बेस पर, ठीक है, या फिर कोई महाराष्ट्र में कह लूं स्टेट वाइज, तो महाराष्ट्र के बेस पर, ठीक है, हरियाणा के बेस पर, पंजाब के बेस पर, ठीक है, हिमाचल के बेस पर। ये क्या हुआ है, मैं ज्योग्राफिकल या लोकेशनल बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं, अपने डाटा को क्लासिफाई कर। इसके बाद आगे देखते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है जब टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, या इसे एक वर्ड से और जानते हैं, टेम्पोरल।
क्या है? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ किसके? टाइम के बेस पर, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब आप डाटा को क्या करते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब देखिए, हमने शुरुआत से पहले लेक्चर से हम लोग पहली लेक्चर की पहली लाइन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या है कि जो स्टैट्स होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा होता है। लेकिन हम लोग कई बार क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी करते हैं। डाटा को हम लोग क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ताकि जो हमारा रिसर्च है हम उसे और क्लियर और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो in this type of classification, data are classified on the basis of some attribute or quality such as sex, literacy, region, etc. ठीक है, this classification may be of two types, simple classification और manifold classification। अब simple classification कैसे होते हैं? देखो ध्यान से, मैंने कहा कि जी आपके इस पूरे एरिया में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये तो हुआ सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या हुआ? सिंपल क्लासिफिकेशन। अब मैं कहता हूं कि जी इस पूरे एरिया में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उन मेल में मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, फीमेल में मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, इन मैरिड में इनके चिल्ड्रन कितने हैं, इन मैरिड में इनके चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है, इन चिल्ड्रन में एक है, दो है, मतलब कैसे है वो क्लासिफाई कर दिया। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें स्टेप्स जब इंक्लूड हो जाते हैं, उसे कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो सिंपल क्लासिफिकेशन क्या हुआ? व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट स्टडी, जब सिर्फ और सिर्फ वन एट्रीब्यूट स्टडी करोगे, लाइक हाउ मेनी मेल और फीमेल आर प्रेजेंट इन दी वन पॉपुलेशन। ओके, so classification of the population according to the male or female, this type of classification is called simple classification। okay, फिर है manifold classification when more than one attribute is study, जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को आप स्टडी करते हैं, लाइक मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, उन मैरिड में एजुकेटेड अनएजुकेटेड कितने हैं, अनमैरिड में एजुकेटेड अनएजुकेटेड कितने हैं, फीमेल में मैरिड कितनी है, अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, फीमेल में अनमैरिड एजुकेटेड अनएजुकेटेड, उनके चिल्ड्रन। तो ये क्या हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को जो है स्टडी कर रहे हैं यहां पर, लाइक मेल कितने उनके मैरिड है कि नहीं है, वो एजुकेटेड है कि नहीं है, उनके चिल्ड्रन है कि नहीं है। तो 4 से 5 तरह के हम लोग एट्रीब्यूट्स को स्टडी कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो इसे कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। पॉपुलेशन में बी क्लासिफाइड एज अर्बन और रूरल के बीच में। ठीक है, दीज में बी फर्दर क्लासिफाइड एज मेल और फीमेल एंड स्टिल फर्दर एज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो वही है कि मेल कितने अर्बन और रूरल में हमने देख लिया, तो इसमें मेल कितने, इसमें मेल कितने, ठीक है, इसमें अनएजुकेटेड और इसमें एजुकेटेड कितने। तो ये क्या है, एक तरीके से हम लोग जब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसे हम कहेंगे सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे ही हम लोग कहते हैं स्टैट्स। क्वांटिटेटिव डाटा के तो स्टैट्स कहते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव डाटा पे हम लोग कुछ मेथड्स लगा के उसे एनालाइज करते हैं और उस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्स कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ऐसा ही है। तो कहते हैं व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज कैपेबल ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सच एज हाइट के बेस पर, वेट के बेस पर, इनकम, मार्क्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल है, ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है। क्या है? ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है। अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हुए? मतलब जो भी लाइक आपने कुछ भी डाटा पे कुछ रिसर्च करनी है या किसी भी चीज पे आप रिसर्च करनी है, लाइक आप मेल की हाइट्स पर रिसर्च करना चाहते हैं कि उनके हाइट किस अकॉर्डिंग बढ़ती है, क्या हेरिडिटी का इफेक्ट है कि नहीं है। तो अब आपके पास जो उनकी हाइट है या जो हेरिडिटी इफेक्ट है, ये दोनों क्या है आपके पास? वेरिएबल हैं। इनकी मदद से मेल की हाइट का आप लोग क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वेरिएबल। द कैरेक्टरिस्टिक विच इज केपेबल ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल और वेरिएट। हाइट, वेट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मार्क्स एटसेट्रा आर ऑल वेरिएबल्स। ए वेरिएबल में आइदर डिस्क्रीट भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो 3 तरह की वैसे अपने पास सीरीज होती है, मैं आपको एक बार बता दूं तो कौन कौन सी है। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी अपने पास डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड है अपने पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखिए होगा क्या, इंडिविजुअल सीरीज में सीधा 1 2 3 4 5
ठीक है, ये अप टू जहां n तक जो भी n है, ठीक है। तो ये क्या इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, लाइक 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके पास n है, कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी कि 1 कितनी बार अक्कर कर रहा है, कि 1 जो है, या ये कह लो कि नंबर ऑफ मार्क्स हैं, एक नंबर कितने बच्चों का है जी, 5 बच्चों के है। 2 नंबर कितने बच्चों के, 15 बच्चों के है। 3 नंबर कितने बच्चों के, 65 बच्चों के है। 4 नंबर 3 बच्चों के, 5 नंबर 10 बच्चों के। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी है ना। इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। उसी तरह कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी सीरीज होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है अपने पास लाइक 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और 40 से लेकर 50। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 0 नंबर कितने के हैं, 10 नंबर कितने के, 8 नंबर कितने के हैं, तो वो मान लो हमने कह दिया 5 बच्चों के, 5 बच्चों के 0 से लेकर 10 तक के बीच में नंबर आए हैं। 10 से 20 के बीच में 15 बच्चों के, 20 से 30 के बीच में 55 बच्चों के, 30 से 40 के बीच में 2 बच्चों के, 40 से 50 के बीच में 90 बच्चों के। ये क्या है, अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहां पर हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो 0 से लेकर 10 के बीच में हम लोग इस तरह करके चलते हैं कि एक ग्रुप बना लिया, क्लास बना ली हमने कि इतने से इतने के बीच में लोअर और अपर क्लास बना के चलते हैं। तो इस तरह की तीनों ये सीरीज होती हैं, ठीक है। चलिए वापस ये कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल इज दैट वन विच टेक only isolated or discontinuous value. There are jumps in case of discrete variables. Example, number of goals scored in match is a discrete variable. Number of गोल्स क्या है कि एक जो नंबर है, या ये कह लो कि कितने गोल्स, कितनी फ्रीक्वेंसी थी, है ना। तो वेरिएबल ऑफ 1 2 3 etc. goals scored in a match, intermediate value between 1 and 2 or between 2 or 3 are not possible as there cannot 1.4 or 2.5 goals in a match. तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होगा। सिमिलरली द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, फैंस प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री इन पर्टिकुलर ईयर एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ऐसा नहीं होगी फैन में बीच वाला वो तो बना दिया जो मोटर जहां पे लगती है, लेकिन उसकी जो पंखड़ियां आती है वो बनाई नहीं, तो ये क्या होगा, ये तो आधी अधूरी बात है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज वन विच कैन टेक एनी वैल्यू इज इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल। स्पेसिफाइड इंटरवल मतलब जैसे मैंने बताया 0 से लेकर 10, तो यहां पे इंटरवल कितना हुआ 10 का, फिर 10 से 20, यहां पे भी इंटरवल कितना हुआ 10 का। तो हम लोग कॉन्टिन्यूस इंटरवल के बेस पे हम लोग जब बात करते हैं वो क्या कहेंगे, इसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। फिर टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑफ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, हाइट्स ऑफ ऑल बीबीए स्टूडेंट्स इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो हम लोग क्या करें, ग्रुप में जब बात कर रहे हैं चीजों को लेकर, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। अब आता है वे टू क्लासिफाई न्यूमेरिकल डाटा और रो डाटा। हमारे पास जो वेज हैं, कुछ अपने जो न्यूमेरिकल डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा कह लो या रो डाटा कह लो, उसे क्लासिफाई करने के हमारे पास वे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो है ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, या फिर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दोनों चीजें आएंगी, कौन सी, डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूस भी, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। तो ऑर्डर्ड एरे में कौन सा आएगा, ऑर्डर्ड एरे में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज आएगी, फ्रीक्वेंसी में दोनों आएगा, डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज क्या कहते हैं, एन ऑर्डर एरे और इंडिविजुअल सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है उसे या तो एक्सेंडिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन एरे, the only things to be done in to arrange the data of various values of variable in ascending or descending order of magnitude. An array may be useful if the data are small. एरे कब यहां पे यूज करेंगे आप, जब डाटा आपके पास कैसा हो, स्मॉल होगा, छोटा होगा। बट इफ द वेरिएबल्स टेक ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज एंड एरे बिकम्स अनवाइडली, उस टाइम आप एरे को यूज नहीं कर सकते हो। अब एरे एक्चुअली में होता क्या है, एरे बार बार पढ़ रहे हैं, तो एरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये मतलब एग्जाम, इसमें अपने एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार ये आया हुआ है, मॉक टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एरे का सिंपल सा मीनिंग होता है, जब भी आप अपने डाटा को इन दी फॉर्म ऑफ टेबल में मतलब क्या, कॉलम्स में या रोज में जब आप उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। तो लिखा हुआ है आइटम्स अरेंज इन द रोज एंड कॉलम्स एज इन ए टेबल। तो जब कभी आप टेबल बनाते हैं और टेबल में आप जब कॉलम्स में और कॉलम्स में और रोज में जब क्या करते हैं, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे क्लासीफाई, उसे प्रेजेंट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। ओके, चलिए
इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी में मैंने दोनों बताया कि आपके पास क्या क्या आएंगे, एक तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और दूसरा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेगा, इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंडिविजुअली एंड ऑल्सो द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। तो क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी उसके साइड बाय साइड अपने को प्रेजेंट करेगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल। तो कैसी होगी, बड़ा इजीली होगा, बड़ा सिंपल होगा। इन इट्स कंस्ट्रक्शन वी काउंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरियस आइटम्स टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम वी मेक यूज ऑफ टेली बार्स। तो टेली बार्स का यूज करते हैं, लाइक अपने पास कुछ भी फ्रीक्वेंसी, लाइक अपने पास है 3, तो अपन टेली बार कैसे करेंगे, 1 2 3। अपन शुरुआत में करते थे, याद हो, मैथ में करते थे टेली बार्स का। 4 होगा तो 1 2 3 4, 5 होगा तो अपने पास 1 2 3 4 और 5 काट दिया करते थे। तो 5 टेली बार्स का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ईच टेली बार इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वन वैल्यू करेगा प्रेजेंट ऑफ द आइटम। टेली बार आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 एंड क्रॉस मेथड। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द आइटम इज रिपीटेड 5 टाइम्स, ए क्रॉस इज पुट ऑन 4 लाइंस। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 लाइंस का या 5 टेली बार्स का हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग क्या इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जहां पे हमारे पास क्या आएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे चलेगी। ठीक है, तो इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए ग्रुप्स एंड ऑल्सो द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। तो इसके क्या होगा, इसके साइड बाय साइड भी क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हमें क्या, यहां पे ना एक बहुत अच्छा रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बच्चों को समझ में आता है। यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, बच्चे ये कहते हैं सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये स्ट्रग रूल है। एक जब अपने पास डेटा होता है, अपने पास जब ग्रुप होती है, हम उसे उसमें जो भी क्लास इंटरवल बनाने हैं वो किस बेस पे बनाएंगे, तो उसके लिए एक स्ट्रग, प्रोफेसर एच.ए. स्ट्रग थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। जो फॉर्मूला किससे रिप्रेजेंट करता है, पहली बात तो के से करता है, स्ट्रग रूल। ये स्ट्रग रूल है, स्ट्रग रूल। ठीक है, तो स्ट्रग रूल ने जो प्रोफेसर एच.ए. स्ट्रग थे, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूले में कहते क्या है कि इसे पहली बात तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 प्लस 3.322 log n। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखना। यह फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में और ये अभी भी पूछा जा सकता है। सही, फिर से बोल रहा हूं, बच्चे ये कहते हैं जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ऐसे स्टैट्स में डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे, डायरेक्ट कंसेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ स्ट्रग रूल का, k = 1 + 3.322 log n। खत्म, सीधा आपके, ये आपने इस पे टिक किया और आपके बने 2 नंबर, खत्म, इतना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स है हमारे पास, यूजफुल टर्म्स एसोसिएटेड विद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ यूजफुल अपने पास टर्म्स हैं जिनकी मदद लेकर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, उसमें फॉर्मूला लगा के उससे हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन मेकिंग वैल्यू निकाल कर लाते हैं। ठीक है, फॉर डिटेल स्टडी ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नेसेसरी टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला क्या है, क्लास इंटरवल और क्लास। अब क्लास इंटरवल और क्लास क्या है, क्लास बना दिया आपने 0 से 10, 10 से 20, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या एक क्लास बन गई है। जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये क्या एक क्लास बनती जा रही है। ये एक ग्रुप बन रहा है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है ना, कि 30 से 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे। अब ये तो हुई क्लास, इसके सामने क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। तो कितने बच्चे थे, अब कितने बच्चे, जो भी जितने बच्चे थे, मान लो 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चे क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आई, है ना। तो उस चीज को कहते हैं क्लास, जब ये पूरा क्या बना है, क्लास बना है। अच्छा, क्लास के बीच में कितना डिफरेंस है, मे भी ये ऐसा हो सकता है कि 0 से 5 हो, 5 से 10 हो, 10 से 15 हो, 15 से 20 हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल ना। तो वहां पे इंटरवल क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इंटरवल 5 का इंटरवल होगा। लेकिन यहां पे हम लोग इस सीरीज में देखें तो कितना इंटरवल होगा, 10 का इंटरवल होगा। तो हम लोग इसे कहते हैं क्या, क्लास, और उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल कहेंगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्लास फ्रीक्वेंसी। अब मैंने बता दिया कि हाँ जी 20 से 30 या 30 से 40 नंबर लेने वाले या 20 से 30 नंबर लेने वाले कितने बच्चे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 20 बिटवीन 20 to 30 मार्क्स। तो अपन ने कह दिया कि 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। तो 10 क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी है, कितने स्टूडेंट्स, कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है,
है ना, तो उसे क्या कहेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन ए क्लास इज कॉल्ड इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो हम लोग इटैलिक एफ से इसे डिनोट करते हैं। फिर है क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट क्या होती है, ईच क्लास इज लोकेटेड बिटवीन टू नंबर्स, बिल्कुल होगी, एक होगा अपर और एक होगा लोअर लिमिट, है ना। These two numbers constitute class limits. That lowest value of the class it is a lower limit and the higher value is termed as the higher limit. Like हमने किया कि 20 to 30 एक क्लास बना ली, इसका इंटरवल क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है। ये क्या हुई, इसे कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, इसे कहते हैं हम लोग क्या अपर लिमिट। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो लोअर क्लास या ये कह लो कि लोअर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, और जो 30 है वो क्या कर रही है, अपर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ओके फिर यहां पे क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इन द क्लास 10 to 20 द लोअर लिमिट इज 10 एंड द अपर लिमिट इज 20। तो वही क्या रखी, 10 से 20 का एक क्लास बना दिया, तो 10 क्या हुई अपने पास, लोअर लिमिट हुई, लोअर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, और 20 क्या है, अपर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, या इसे कहेंगे हम लोग अपर लिमिट, ठीक है। फिर एक क्लास मार्क और मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू क्या होती है, लाइक 10 to 20, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, ऐसे ही होगा। 0 to 5 इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 2.5 होगी। तो हम लोग मिड वैल्यू निकाल कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नाम अपना जो फॉर्मूला लगा के हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास जब फॉर्मूला लगाओगे, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो उस वक्त आपके पास मिड वैल्यू निकालनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। It is the average value of the upper limit L2 and the lower limit L1। तो L1 और L2 हम लोग निकालते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं या फिर मिड वैल्यू कहते हैं। तो अपर लिमिट को L2 से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर लिमिट को L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला L1 मतलब लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, मिडल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट है क्या, विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। द विड्थ और साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरवल निकालते हैं, मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो हम लोग जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो वो अपने पास क्या आती है, क्लास इंटरवल निकल कर आ जाती है, ठीक है जी। चलिए अभी देखिए कुछ ना कॉन्टिन्यूस सीरीज के हमारे पास कुछ तरह के काइंड्स ऐसे कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इसमें पहला आता है अपने पास एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज, अब एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, लाइक आपको दिया हुआ है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। इसके सामने कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लाइक आपके पास दिया हुआ है 15, 20, 30, 40। अब हमने कहते हैं कि यार ये जो देखो 15 है, यहां पर भी रिप्रेजेंट है, यहां पर भी है, 20 यहां पर है, यहां पर है, 30 यहां पर है, तो हम लोग इसे काउंट कहां करें। तो हम लोग जो एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं, इस तरह की सीरीज देखने को मिलेगी। तो आपके पास क्या होगा, आप 10 से लेकर 14 तक तो करोगे पहले क्लास में काउंट, 15 को जो काउंट करोगे 15 को करोगे नेक्स्ट क्लास में, 15 to 19। उसके बाद थर्ड में करोगे आप 20 to यहां पे 25 होना चाहिए, ठीक है। तो 20 to 24, और उसके बाद यहां पे 25 से लेकर हम लोग क्या कर रहे थे 30। तो यहां पर क्या होगा, फोर्थ में अपने पास 25 से लेकर 29 तक। तो जो भी अपर लिमिट होगी ना, अब इसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को पहली क्लास में ना करके नेक्स्ट क्लास में जो जहां पे वो लोअर लिमिट बनेगी, उसे वहां पर हम लोग इसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होगा, इंक्लूसिव सीरीज। पहला अगर एक्सक्लूसिव है हमने पढ़ लिया, तो इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। अब इंक्लूसिव सीरीज में क्या हुआ, जब हमारे पास सीरीज दी हुई 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, ठीक है, और 25 से लेकर 29। तो ये क्या आपको एग्जैक्ट दे दी, तो 10 से 14 तक हम लोग डायरेक्ट काउंट करेंगे, इसमें डायरेक्ट काउंट करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट काउंट करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट काउंट करेंगे। हमें अपर और लोअर लिमिट देखने की तो नीड नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके सामने फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 10, 15 जो भी है, वट एवर द फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें उसी तरीके से करेंगे। मतलब एक्सक्लूसिव में तो जो आपके पास अपर लिमिट थी उसे आप काउंट नहीं कर रहे थे, उसे कहां काउंट कर रहे थे, नेक्स्ट क्लास में काउंट कर रहे थे। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में जितनी भी सीरीज दी हुई है वो सारी की सारी एक ही क्लास में आपके पास काउंट होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड है अपने पास ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज, अब ओपन एंडेड सीरीज देखो क्या होती है। ओपन एंडेड सीरीज में ना आपके पास को भी कभी भी एक पॉइंट मतलब लोअर लिमिट ना दी हो, लाइक ऐसा लिख दिया हो लेस देन 10, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख दिया उसके बाद 10 से लेकर 20,
ठीक है, 20 से लेकर 30। तो अब आपको यहां पे इसे क्या करना होगा, इसे सीरीज बनानी होगी जिसमें आएगा 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30। या फिर ये लिख सकते हैं मोर देन 10, फिर मोर देन 20, ठीक है, फिर मोर देन 30, फिर मोर देन 40। तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, यहां पे अब क्या होगा 10 से ज्यादा, तो 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50। तो ये हमारी सीरीज बनेगी। इसे कहते हैं हम लोग ओपन एंडेड क्लास या ओपन एंडेड सीरीज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ अपने पास क्या हुई, फ्रीक्वेंसी सीरीज कंटेनिंग मिड वैल्यू। अब आपके पास कुछ सीरीज दी हुई है, लाइक आपके पास सीरीज दी हुई है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब इसके बीच में मिड वैल्यू क्या निकालोगे, तो ये आपके पास हो गया क्या, आपके पास होगी n हो गया, ठीक है। इसकी मिड वैल्यू निकालोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है लाइक 4, 5, 6, 7। तो मिड वैल्यू क्या निकालेगी 5, यहां पे क्या होगा 15, यहां होगा 25 और यहां होगा 35। तो अपने पास एक्चुअल जो सीरीज चलेगी, आप जो एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो वो इसके बेस पर करेंगे, मिड वैल्यू के बेस पर करेंगे। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज कंटेनिंग मिड वैल्यू। अब इसके बाद आता है लास्ट फिफ्थ अपने पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास क्या होती है चीजें इकट्ठी हो जाती है, क्यूमुलेट कर देना, उसे मिला देना, उसे कर देना, ठीक है। तो मान लो अपने पास सीरीज है, कैसी है, ऐसा दे रखा, मान लो आप ओपन एंडेड भी लेके चलते हैं, लाइक लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। लाइक हमने ये लिया, ठीक है। इसके सामने अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगा लो, ठीक है, या ये कह लो नंबर ऑफ मार्क्स तो ये थे, नंबर ऑफ मार्क्स तो ये थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं कि इतने से कम 10 से कम लाने वाले मार्क्स, जो 10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं अपने पास, 4 बच्चे हैं। ये कितने बच्चे हैं, 20 हैं। ये कितने हैं, 40 हैं। ये 48 हैं और ये 50 हैं, ठीक है। तो अब हम इस सीरीज को कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सीरीज को कैसे क्यूमुलेट बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ मार्क्स कैसे होंगे, अपने पास 10 है, लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 मैंने बताया 0 to 10, फिर लेस देन 20 है तो 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब लेकिन ध्यान रखना है अपने को, फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करके बना रखा है। तो जो भी यहां पे अपने पास दी होती है ना, वो प्लस करके यहां होती है, तो ये प्लस करके यहां होती है, फिर ये प्लस करके यहां और ये प्लस करके यहां। इसका मतलब जब हम लोग इस इंडिविजुअल क्लास की बात करेंगे तो हमने यहां से माइनस करते हुए चलना है। लाइक इसकी तो अपने पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन अगर 20 - 4 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है। इसका मतलब 0 से 10 मार्क्स लेने वाले कितने, 4 बच्चे, 10 से 20 मार्क्स लेने वाले 16 बच्चे। अब मैं अगर माइनस कर दूंगा इसमें 40 में से 20 को, तो क्या निकलेगा मेरे पास 20। तो 20 से 30 मार्क्स लेने वाले 20 बच्चे, 30 से 40 नंबर वाले कितने, सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे, क्योंकि 48 में से मैं 40 माइनस करूंगा और यहां 50 में से 48 माइनस करूंगा, तो 40 से 50 नंबर लेने वाले कितने बच्चे, 2 बच्चे। तो ये है अपने पास कुछ सीरीज, ठीक है जी। चलो देख लेते हैं आज अपन ने क्या कुछ किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमने देखा कि प्रोसेस होता है अरेंज करने का अपने डाटा को, किसमें, डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लास में, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अपने सेम कैरेक्टरिस्टिक या होमोजेनियस डाटा या होमोजेनियस ग्रुप या होमोजेनियस क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव हमने देखे कंडेंस फॉर्म में कर सकते हैं, यहां पे कंपैरिजन हमारे पास हो जाता है, पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी भी डाटा को, ब्रीफ फॉर्म में हो सकता है, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगा सकते हो, इसे अपने डाटा को क्या है इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ज्योग्राफी के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टाइम के बेस पर, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो क्वालिटी के बेस पर, सिंपल और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन होती है अपने पास यहां पर। सिंपल कब सिंपल किसे कहेंगे, जब हम लोग 1 एट्रीब्यूट को स्टडी करेंगे, मैनिफोल्ड जब 1 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को आप स्टडी करोगे उसे कहेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, जब आप लोग अपने क्वांटिटेटिव डाटा को या फिर न्यूमेरिकल डाटा को आप लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे, जो आपके पास कुछ चीजें होंगी जिनकी मदद से आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। 3 तरह के वेरिएबल है, इसमें मैंने बताया 3 तरह की सीरीज भी होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी होगी।
तो ये अपने पास डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, उसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। यहां पे हम लोग अपने जो डाटा है उसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, ऑर्डर्ड एरे। एरे यहां पर मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है, एरे का मीनिंग बार बार पूछा गया आपसे। तो जब भी आप डाटा को टेबल फॉर्म में, इन दी टेबल क्या, कॉलम या रो की फॉर्म में आप जब इसे प्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर्ड एरे होता है। तो ऑर्डर्ड एरे वैसे इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों आएगी, डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूस भी। तो यहां पे हमने देखा। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास एक रूल आया, स्ट्रग रूल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रग रूल कहते हैं। प्रोफेसर एच स्ट्रग ने दिया। तो फॉर्मूला क्या होगा, k = 1 + 3.322 log n होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्लास क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लिमिट क्या है, क्लास मार्क्स क्या है, ठीक है, या मतलब मिड वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके अलावा अपने देखे विड्थ और मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, इसके बाद हमने देखे कि हम लोग, हमारे पास कौन कौन से क्यूमुलेटिव जो सीरीज है वो कौन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव हो सकती है सीधा 10 to 15, 15 to 20। तो 15 जो वहां दी हुई है उसको हम लोग अपर में ना, फर्स्ट क्लास में ना लेकर सेकंड क्लास में हम उसे काउंट करेंगे। इंक्लूसिव सीरीज अपने को डायरेक्ट दी होगी 10 to 14, 15 to 19, ठीक है, ऐसे दी होगी। उसके बाद हमने देखा ओपन एंडेड। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, क्यूमुलेटिव वाला भी देखा। ठीक है, तो इस तरह हमने 4-5 अपने पास यहां पर देखे थे। ठीक है जी, फिर ये सारे के सारे इस तरह से हम लोग, ये मतलब एक्चुअल मेथड्स हैं जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहां पे मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू की हेल्प से भी हम लोग यहां पर डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं और डाटा को अच्छे से जो है वो डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये है आज का अपना लेक्चर। ठीक है जी, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करके जाना, नो प्रॉब्लम। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट सेशन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।